Hello students, welcome to V2 Learning. Myself Devan Kataria and I am your physics mentor. Welcome to the third lecture I guess of current electricity. और बेटा आज का लेक्चर ना काफ़ी सिंपल है, इंटरेस्टिंग है. इसमें कुछ भी नहीं, हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं बस वो देखने वाले हैं. ठीक है, तो छोटा लेक्चर है, मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से निकल जाएगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. तो बेटा देखो ये सीरीज पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आई गेस आप बहुत टाइम से पहले पढ़ते आए हो, है ना. जैसे आपने 9th या 10th में आई गेस पढ़ा होगा, राइट. उसी चीज़ को रेप्लिकेट करने जा रहे हैं, बस थोड़े से अपर लेवल पे. ठीक है, तो पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि सीरीज पैरेलल का मतलब क्या है बेटा. तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात करते हैं तो ऐसे समझो कि सीरीज के अंदर भी हैव, लेट्स से हमारे पास कुछ रेजिस्टर्स हैं. ये एक काम करते हैं ना, ऐसे लेते हैं. लेट्स से हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं. ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे. 1 and 2 कुछ इस तरीके से. ठीक, एक जो रेजिस्टर है वो कितना है बेटा R1 और जो दूसरा है वो कितना है R2. अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो भी करंट यहाँ एंटर होगा वही करंट इस रेजिस्टर में जाएगा और बीच में कोई और कनेक्शन है नहीं. यानी एक रेजिस्टर दूसरे से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और बीच में कोई और वायर नहीं जा रही. तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को वी कैन कॉल एज सीरीज कॉम्बिनेशन. बोले ठीक है सर. अब अगर ऐसा है तो बेटा यहां से अगर मैं देखता हूं इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा उस इक्विवेलेंट को हम क्या बोल देंगे, आर इक्विवेलेंट. ठीक, सीरीज के अंदर देखो दोनों का जो करंट है वो हम खुद ही बोल चुके हैं कि दोनों का करंट क्या रहेगा, सेम, राइट. यानी यहां पर भी अगर करंट की बात करेंगे तो कितना आएगा आई. लेकिन पोटेंशियल्स की अगर बात करते हैं तो ये आएगा बेटा V1, ये आएगा V2 और ये कितना आ जाएगा V. बात समझ में आती है. अब पॉइंटर्स बनाना शुरू करते हैं कि अपने काम के क्या क्या पॉइंट्स हैं. तो बेटा देखो सबसे पहला जो पॉइंट अपने काम का निकल के आता है, राइट, सबसे पहला पॉइंट दैट इज कि अगर मैं बात करता हूं I1 की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं I1 की तो जो I1 है वो किसके बराबर है बेटा, I2 के, और वो किसके बराबर है I इक्विवेलेंट के, और वो किसके बराबर है I के. तो एक तो ये क्लियर हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल करंट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है. बेटा बिल्कुल उसी तरीके से अगर अपन फर्दर बात करते हैं, है ना, बिल्कुल उसी तरीके से अगर अपन फर्दर बात करते हैं तो जैसे ये एक पॉइंट हो गया, करेक्ट. ऐसे ही अगला पॉइंटर देखते हैं. तो अगला जो पॉइंटर आएगा बेटा वो आएगा कि अगर अपने पास सीरीज में है तो जो V1 है दैट विल बी I इंटू R1. भाई जिसका पोटेंशियल चाहिए, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए, उसका करंट मल्टीप्लाइड बाय उसका रेजिस्टेंस. बिल्कुल इसी तरीके से अगर मुझे V2 चाहिए तो आई कैन कॉल इट एज बेटा I इंटू R2. और अगर मुझे V इक्विवेलेंट चाहिए तो आई कैन कॉल इट एज I इंटू R इक्विवेलेंट. करेक्ट बेटा. जब यहाँ से V इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो हम ये भी तो बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात. क्या यहाँ से हम ये नहीं बोल सकते कि जो V इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है, जो V इक्विवेलेंट आएगा बेटा दैट V इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2. करेक्ट. अब V इक्विवेलेंट की जगह ये लिख दो, V1 की जगह V2 की जगह ये लिख दो. यहां से डायरेक्टली हमें क्या निकल के आ जाएगा कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2. समझिए बात को बेटा. और ये आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो सीरीज में कनेक्टेड होने पे बेटा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल करके आता है दैट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम. जैसे अगर n होते तो इट विल बी L1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 अप टू Rn. इस तरीके से R इक्विवेलेंट लिख सकते थे. आई गेस बेटा ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर. बोले नहीं है सर ये तो बहुत ही सिंपल है. बेटा इसमें ना एक दो पॉइंटर्स और मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, है ना, जस्ट थोड़ी सी कहीं कहीं पे काम आ जाते हैं कई बार. अगर मेरे पास इसी की जगह बेटा n आइडेंटिकल होते, n आइडेंटिकल, तो ऐसे केस के अंदर बेटा R इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आ जाता, R डिवाइडेड बाय n. ये भी अपने को ध्यान देना पड़ेगा, करेक्ट, कि कभी भी अगर मेरे पास एक जैसे बहुत सारे होते तो फिर ये कितना बन जाता, R इक्विवेलेंट बन जाता R बाय n. अगर बहुत सारे, अच्छा सॉरी बेटा R बाय n नहीं, ये बनेगा अपना NR. ठीक है, क्योंकि हम तो सीरीज की बात कर रहे हैं ना, और सीरीज के अंदर अगर देखेंगे तो अपने पास पता है कि ये कितना निकल के आएगा, R बाय n निकल के. अरे यार सर ऐसा कर लेना ना, यहाँ पे थोड़ा सा कट डाल देना, ठीक है, और यहाँ से शुरू करना था, यहाँ से इस वाले पॉइंट्स. हाँ तो देखो बेटा n आइडेंटिकल अगर कनेक्टेड है अपने पास, ठीक है, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट
इक्वल टू n इंटू कितना r, ठीक है, क्योंकि देखो r प्लस r 2 होंगे तो 2r, 3 है तो 3r, ऐसे n होंगे तो nr हो जाएगा, ठीक है। इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है, करेक्ट। इसके अलावा बेटा अगर अपन देखें तो यहां पे और कोई चीज जानने की जरूरत नहीं है, ये मोर देन इनफ है अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो अभी तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, राइट, सीरीज पैरेलल दोनों को मिला करके। फिर जो अगला जब अपन स्टार्ट करेंगे ना सर्किट एनालिसिस, वहां पे अपन ये वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा सा यूज करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि केवल आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 याद किया और छोड़ दिया, ये बाकी सब पॉइंट्स काम आएंगे सर्किट्स में, इस वजह से बता रहा हूं, ठीक है। तो एक बार के लिए अच्छे से समझ के इसको सीरीज में कॉपी कर लो, एज इट इज पैरेलल में देखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बेटा। तो पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, है ना। ओके बेटा, आ गए अपन देखो पैरेलल के ऊपर। तो बेटा जो अगला कॉम्बिनेशन है अपना दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। जहां तक पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, बताता हूं। लेट्स से दो रजिस्टर अपने पास कनेक्टेड है पैरेलल के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। देखो मैं समझा रहा हूं, है ना। यहां पर अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, ठीक है। जहां तक अपन करंट की बात करते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना, करंट जो जाएगा बेटा वो यहीं से जाएगा, ठीक। ये वाला करंट लेट से अपना कितना जा रहा है, आई, टोटल करंट आई। अब ये जो रजिस्टर रहा होगा, ये कुछ R1 रहा होगा, ये कुछ R2 रहा होगा, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो I1 आएगा, इसमें जो करंट फ्लो करेगा बेटा वो I2 आएगा, ये करंट ऐड होके वापस कितना निकल जाएगा, I। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा है कि करंट स्प्लिट हो रहा है और बाद में फिर से कंबाइन होके एक ही वायर में जा रहा है, और जो रेजिस्टर्स अपने कनेक्टेड हैं वो रेजिस्टर सेम दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, सेम दो पॉइंट्स, इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में ये भी कनेक्टेड है, इन्हीं दोनों पॉइंट्स में ये भी कनेक्टेड है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। बोले ठीक है सर। इसके बाद ये जो निकल के आएगा बेटा अपने पास, है ना, ये अपने पास क्या निकल के आएगा, आर इक्विवेलेंट। करंट की अगर बात करेंगे तो बेटा इसमें टोटल करंट कितना जाएगा, आई, करेक्ट। इसके अलावा पोटेंशियल की बात करेंगे तो इसका पोटेंशियल V, बिल्कुल इसी तरीके से इसका पोटेंशियल V और इसका भी पोटेंशियल कितना, V। यानी अब अपन अपने पॉइंटर्स पे अगर चलना शुरू करते हैं तो हम यहां से देख सकते हैं कि बेटा सबसे पहला पॉइंट कि पैरेलल के अंदर V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V इक्विवेलेंट इक्वल टू V, यानी सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। दूसरा पॉइंट बेटा अगर अपन बात करते हैं, है ना, पैरेलल के अंदर, तो ऐसे केस के अंदर अगर बेटा देखेंगे, है ना, ध्यान से सुनना, तो जो I आएगा वो बराबर होगा बेटा I1 प्लस I2, करेक्ट। I की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, V बाय आर इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा बेटा V बाय R1 प्लस ये आ जाएगा V बाय R2। सब जगह से अगर आप देखोगे बेटा तो अपन V को कैंसिल कर सकते हैं और यहां से अपने पास जो एक्सप्रेशन आ गया वो आ जाएगा 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अगर n होते तो ये बन जाएगा प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 से लेके 1 बाय Rn। यहां पर भी बेटा मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप इसकी जगह, है ना, थोड़ा डिफरेंट एक्सप्रेशन यूज करो, कुछ इस तरह का कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो जब भी दो रेजिस्टर पैरेलल में करें, दो से ज्यादा है तो ऑफ कोर्स विल हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन ओनली, लेकिन अगर केवल दो हैं तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फिर से आपको कैलकुलेशन में टाइम बचा के देगा, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, है ना, सुनते जाना अभी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये आएगा कि अगर मेरे पास n आइडेंटिकल हो गए, ठीक है, n आइडेंटिकल, जैसे पिछले केस के अंदर बेटा वो क्या बन गया था, वो अपने पास बन गया था n टाइम्स ऑफ r, तो ऐसे केस में बेटा जो r इक्विवेलेंट बनेगा वो बनेगा r बाय n। क्या बात समझ में आती है बेटा। ये जैसे अगर कैपेसिटर का याद हो तो वहां भी बताया था ना कि n आइडेंटिकल कैपेसिटर, बस वहां सीरीज पैरेलल उल्टा था, तो वहां पे जब सीरीज में था तो बना था c बाय n और पैरेलल में बना था nc। यहाँ पैरेलल में बन रहा है r बाय n और सीरीज में बना था nr, ठीक है। इसके बाद अब जो बताने जा रहा हूं ना वो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा,
बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको अच्छे से, ठीक। मैं लिखने जा रहा हूं बेटा I1 और I2, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। I1 और I2, तो मैं कहने जा रहा हूं कि भाई यहां पर अगर V सेम है तो ये तो फॉर श्योर है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मैंने क्या कहा बेटा, यहाँ पे ये चीज श्योर है कि जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर। V बाय आर है, V तीनों का सेम है, तो I डिपेंड कर रहा है 1 बाय आर पे। बोले हाँ सर, अगर 1 बाय आर पे डिपेंड करता है तो मैं इसे लिख सकता हूं टोटल करंट, टोटल करंट कितना था, I था, देखो ये रहा, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी R1 प्लस R2 इनटू, सिंस हमें 1 का चाहिए और इन्वर्सली है तो यहां पे क्या आएगा, R2 आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मुझे I2 चाहिए तो आई कैन राइट I2 इक्वल टू I टोटल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और अब किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, R1। सो बेटा फ्रॉम हियर अगर अपन देखेंगे तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को निकल के आती है कि हाउ टू फाइंड इफेक्टिवली I1 एंड I2, यानी कि अगर मुझे टोटल करंट एंटरिंग बता दिया जाए तो दोनों ब्रांचेस में कितना कितना करंट आएगा बेटा वो अपने को बताना है, ठीक है। तो दोनों ब्रांचेस का जो करंट आएगा वो कैसे निकाल लेंगे, I1 में चाहिए तो I टोटल बाय R टोटल इंटू R2, ऐसे ही अगर I2 में चाहिए तो फिर I टोटल बाय R टोटल इंटू R1। आपने बिल्कुल ऐसा कैसा बेटा कैपेसिटर में पढ़ा था, अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हो तो उसमें हमने बहुत आराम से, बहुत ही अच्छे से काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर लिए थे बेसिक सीरीज पैरेलल यूज करके, यहाँ भी करेंगे, करेक्ट। तो वहां पे हम लोग को स्प्लिट क्या करना होता था, सीरीज में वोल्टेज स्प्लिट करना होता था, V टोटल बाय C टोटल इंटू C2, अगर आपको याद आ रहा हो तो। यहां पर करंट स्प्लिट होता है, करेक्ट, अलग अलग होता है, तो इस वजह से यहां पे करंट के लिए I1 I2 के लिए यूज करते हैं, बट ये काफी हेल्पफुल हो जाता है बेटा क्वेश्चंस करते वक्त, राइट। तो आई गेस ये पूरा क्लियर हो गया होगा पैरेलल के अंदर कि भाई 1 बाय आर इक्वलेंट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 से 1 बाय RN कैसे आता है ना। वोल्टेज सब जगह क्या रहता है, सेम रहते हैं, करंट सब जगह स्प्लिट होते हैं, टोटल करंट I1 प्लस I2 के बराबर होता है, अगर n आइडेंटिकल लगे हैं तो R बाय n, अगर I1 I2 निकालना है तो I टोटल बाय R टोटल इंटू R2, ऐसे कर सकते हैं, करेक्ट। ये पूरा अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो। आज की क्लास में फिर रिपीट कर रहा हूं, केवल R इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे, लेकिन अगली क्लास में यही 2 स्लाइड्स बेटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मैं वहां रिकॉल भी कर दूंगा अगली क्लास में अगेन कि मैंने क्या, जो जैसे ये वाला पॉइंट है ना, मैं ये रिकॉल कर दूंगा आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब अच्छे से बेटा इसको कॉपी करो, फिर अब अपन बस क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। आप पहले ट्राई करोगे फिर मैं बताऊंगा, तो इस तरीके से 5 से 10 सवाल लगाते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा सीरीज पैरेलल पे, ओके। चलो अब पॉज करके कॉपी कर लो अच्छे से पूरा, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, ओके। चलो तो बेटा अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, एंड आई एम श्योर आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे। अपने को केवल और केवल A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस निकालने हैं, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूं, आप पॉज करके ट्राई कर लेना एंड देन वी कैन डिस्कस इट, राइट, ठीक। चलो ध्यान दो बेटा, सबसे पहले अगर बात करते हैं, है ना, कलर्स वगैरह चूज कर लेते हैं, 1-2 डार्क, ठीक। देखो बेटा सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहां पर A और B दे रखा है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, 4 एक जैसे रेजिस्टर से और ये इस तरह से कनेक्टेड है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो A और B पॉइंट मेंशन्ड है, अपने को बताना है इन दोनों के बीच कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। सेम अगले क्वेश्चन में R R R और यहाँ पे R दे रखा है। अब चाहो तो पॉज कर लो, ट्राई कर लो, फिर जब हो जाए तो क्लास को रिज्यूम कर लेना, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ एज इट इज। अब मेरे को बेटा जितना समझ में आता है, यहाँ से ये समझ में आता है कि जो करंट यहाँ से जाएगा वही यहाँ से जाएगा, वही यहाँ से, वही यहाँ से, वही यहाँ से, वही यहाँ से। तो इफेक्टिवली ये चारों के चारों जो है वो किस में कनेक्टेड होंगे बेटा, सीरीज में। अब चारों के चारों अगर सीरीज में कनेक्टेड है, करेक्ट, तो आई कैन डायरेक्टली राइट कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आइडेंटिकल होते हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है वो R इंटू N होता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 है, तो ये डायरेक्टली कितना आ जाएगा बेटा, 4R, या ऐसे भी देख सकते हो R प्लस R प्लस R प्लस R। सो दिस इज द इजीएस्ट पॉसिबल क्वेश्चन, ठीक। अच्छा अगला वाला क्वेश्चन देखें बेटा, अगले वाले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इसकी थोड़ा ध्यान से सुनना। इसके अंदर बेटा सबसे पहले आपको ध्यान देना मेरी बात पे, सबसे पहले आपको इसमें बेटा ये दोनों अगर ध्यान से देखोगे तो किसमें है, पैरेलल।
R और R पैरेलल है तो ये बन जाएगा R/2। क्यों? क्योंकि n आइडेंटिकल होते हैं तो R/n होता है, 2 लगे हुए हैं तो n की जगह 2 हो जाएगा, इसलिए ये R/2। उसके बाद ये R और ये R, ये दोनों, ये और ये किसके अंदर हो जाएंगे? सीरीज के अंदर। करेक्ट, यानी कि R + R/2 सीरीज में, और फिर जो आएगा वो इसके साथ क्या होगा? पैरेलल में। आपको सर्किट बना के दिखा देता हूं, आप एक बार देख लो आराम से, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का ये बात हुई कि अगर अपन यहां से देखते हैं तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि पॉइंट नंबर ए के बाद मुझे R दिखाई देगा, R के बाद मुझे R/2 दिखाई देगा, यहाँ से B दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे इफेक्टिवली मुझे R दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं सर्किट रीड्रॉ बस उनके लिए कर रहा हूँ जिनको कई बार दिक्कत आती है, जबकि क्वेश्चन ईजी है फिर भी नहीं समझ पाते, तो आराम से समझो कि कैसे बनाया जाता है। अब अगर ध्यान दोगे बेटा तो देखो ये दिख ही रहा है ना कि ये दोनों अपने को किस में दिखाई दे रहे हैं? सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। तो अब अगर फर्दर रीड्रॉ करते हैं इसी सर्किट को तो देखो ये क्या बनेगा? ये R + R/2 इज 3R/2। फिर ये अपने को पता है स्मॉल r अपने पास है ही, ये अपना पॉइंट कौन सा आ गया? B। अब बेटा ध्यान से देखेंगे तो फाइनली ये दोनों किसके अंदर है? पैरेलल। और बेटा जब भी दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो आपको बताया था कि R इक्विवेलेंट के लिए रेदर देन यूजिंग 1/R1 + 1/R2 आप क्या यूज करो? आप यूज करो बेटा R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो वही लिखने जा रहे हैं, R1 की जगह 3R/2 इंटू R2 की जगह R डिवाइडेड बाय, इनको ऐड कर दोगे तो बेटा ये बन जाएगा 5R/2। देखो दोनों जगह से अगर देखोगे तो अपने को R/2 और R/2 कैंसिल एंड विल गेट द वैल्यू एज 3/5। तो 3R/5। सो दिस इज हाउ इट विल बी डन बेटा। समझ गए बात को? तो ये अपने को निकल के आ जाएगा 3R/5। दिस इज द आंसर। करेक्ट। तो इस तरीके से बेटा अपने को ना सीरीज ऑफ स्टेप्स लेने होते हैं। सीरीज पैरेलल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आप सोचो कि एक बार में देखूं और पूरा का पूरा आंसर निकालूं, दैट वोंट हैपन, है ना, उसमें बहुत समय लगेगा, बहुत प्रैक्टिस लगेगी। सो बेटर है कि आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो अगर एक साथ नहीं दिखाई दे पा रहा है तो। जैसे मैंने यहाँ पे यही तो करके सिखाया आपको, इन दोनों को पैरेलल में लिया तो ऐसा बना, फिर इन दोनों को सीरीज में लिया तो ऐसा बना, फिर लास्ट में पैरेलल में लिया तो फाइनल आंसर आ गया। तो क्लियरली दिख रहा है कि हाँ ठीक है समझ में आ रहा है सर, ये दोनों सीरीज में है। इसको देख के हो सकता है आपको आइडिया ना लगे, ऐसे इन दोनों को सिंपलीफाई करके पता चल रहा है कि पैरेलल में है। तो एक बार प्रैक्टिस हो गई फिर दिक्कत नहीं है। अभी जब सीख रहे हो तब आराम से स्टेप बाय स्टेप बिना हड़बड़ी के, ठीक है। तो एक बार अगर तुम्हें लगता है कि रिक्वायरमेंट है तो यू कैन कॉपी इट डाउन, और अदरवाइज आगे बढ़ सकते हो मेरे साथ। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे अगेन क्वेश्चंस हैं, आप पहले पॉज करके ट्राई करोगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा। ये आ गए दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस। आप चाहो तो अभी ही पॉज कर लो, और मैंने कैपेसिटर में भी इस तरह का क्वेश्चन कराया था तो हो सकता है आपको याद भी हो, है ना। तो एक बार पॉज करके आंसर्स निकाल लो और मैं सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ता हूँ, फिर रिज्यूम कर लेना, ठीक है। चलो देखो बेटा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ अभी के लिए बेटा, पहले वाले क्वेश्चन में ये 4 and 2 मुझे सीरीज, ऐसे 4 and 2 सीरीज, 4 and 2 सीरीज, 1 and 2 सीरीज, 4 and 2 सीरीज, 1 and 4 सीरीज, ऐसे दे रखा है। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, देखो यहाँ 1 4 है, यहाँ 1 2 है, 1 2 है, 1 2 है, ऐसे तो अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि सारे के सारे आइडेंटिकल हो। अब अगर यहाँ से शुरू करते हैं 4 2 4 2 4 2, मैं सॉल्व करके इसका सिंपल सर्किट बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से अगर शुरू करते हैं बेटा तो देखो 4 and 2 मिल करके अपने को पता है कि कितना निकल के आ जाएगा, 4 and 2 मिल करके 4 and 2 मिल के आ जाएगा बेटा 6, या 1 and 2 मिल के आ जाएगा कितना 3, ठीक। इसके बाद 4 and 2 अगेन अपने को कितना मिलेगा बेटा 6, और यहां से कितना मिलेगा 3, ठीक। इसके बाद इधर बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर अगर देखेंगे तो ये 4 and 2 अगेन 6, और ये 1 और 2 कितना 3, लास्ट 4 and 2 अगेन एक साइड कितना आ जाएगा बेटा 6, और दूसरी तरफ देखो 1 and 4 है तो बेटा ये कितना आ जाएगा 5। समझ गए? ये बेटा बहुत कॉमन गलतियां जो हो सकती हैं, कैसी कि कई बार जल्दबाजी में हमको लगता है अच्छा देखो रिपीट हो रही यूनिट, लास्ट का भी वही ले लिया, जबकि लास्ट में देखो 1 and 4 जानबूझ के अलग दे दिया गया है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहां से बेटा अगर अपन फर्दर देखते हैं, ऑफकोर्स पैरेलल 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 एंड पैरेलल, और उसके बाद ये चारों किस में आ जाएंगे सीरीज के अंदर। बोले हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है।
अब देखो पैरेलल की अगर बात करते हैं तो कितना आएगा, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। पैरेलल की अगर बात करते हैं 6 and 3, मैंने क्या कहा था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो इन दोनों का आ जाएगा 6 into 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 9, ये कितना आ गया बेटा 2। अगर इसका 2 आ गया ऑफकोर्स इसका भी 2, ऑफकोर्स इसका भी 2, इसका निकालना पड़ेगा कैसे, 6 into 5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5 कितना होता है बेटा 11। समझ में आई बात। तो ये देखो हमेशा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से ना काफी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, वरना वो जो लिखते हैं ना 1 बाय R इक्वलेंट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, कई बार रेसिप्रोकल करना ही भूल जाते हैं और पूरा क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाता है, तो अपन उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। इसके बाद बेटा अब ये 1 2 3 4 किस में कन्वर्ट हो गए, सीरीज, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई R इक्वलेंट इक्वल टू 2 प्लस 2, है ना, जस्ट 1 सेकेंड बेटा, है ना, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ये कितना हो गया 6 5 30 बाई 11। आई गेस बेटा आपने भी यही किया होगा, ठीक है। अगर किया है तो वेल एंड गुड, और कुछ गलती रही है तो ध्यान दे देना। इस तरह की गलती हुई है तो प्लीज़ उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए चलना, ठीक है। अब देखो बिल्कुल इसी तरह से बेटा अगला वाला तो बहुत ही आसान है, ये रटा रटा पैटर्न है ना, ये अपन ने लास्ट ईयर भी देखा था, लास्ट ईयर का क्या मतलब लास्ट क्लास में भी देखा था, रटा रटा पैटर्न है बेटा। ये तीनों के तीनों किसके अंदर कनेक्टेड है, पैरेलल में। ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है जहाँ पे पहला वायर यहाँ जाता है, और ये मैंने बताया भी था, जैसे ये VA है तो यहाँ से जब जाएगा तो ये भी क्या बनेगा VA, बिल्कुल इसी तरीके से बेटा ये भी VA, ये VB है अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जब जाएगा देखो इस वायर के थ्रू, तो ये भी क्या बनेगा VB, VA सेम वायर इसलिए VA, VB सेम वायर इसलिए VB। अब VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB, यानी तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया सेम, इसलिए तीनों के तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल। और अगर तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो बेटा ऐसे पर्टिकुलर केसेस के लिए हम लिख सकते हैं R इक्वलेंट, पैरेलल के लिए R बाय N सिखाया था, N होते हैं तो R बाय N, यहाँ पे तो कितने हैं 3 है, 3 है तो कितना बन जाएगा R बाय 3। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अभी कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, है ना, फिर उसके बाद क्लास रैप अप करेंगे। तो एक बार अच्छे से दोनों के सोल्यूशन को कॉपी कर लो, समझ लो, कोई डाउट हो तो एक बार देख लो, अपने टीचर से कंसल्ट कर लो, एंड वंस यू आर डन देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आगे चल रहा हूँ, है ना, आप पॉज करके कॉपी करो। ऑल राइट, अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया A और B। आप अगेन इफ यू वांट यू कैन जस्ट पॉज इट, ट्राई इट एंड देन रिज्यूम द क्लास। ठीक, मैं बढ़ता हूँ आगे। तो देखो मेरे हिसाब से तो बेटा यहाँ पे जो ना मुझे समझ में आ रहा है कि ये 1 2 3 किस में कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल। पैरेलल में दिखाई दे रहे तो 6 6 6, मैंने क्या कहा था आइडेंटिकल है और n है तो r बाय n, तो यहाँ पर 3 दे रखे हैं इसलिए r बाय 3। r बाय 3 का मतलब हो जाएगा बेटा 6 बाय 3 विच कम्स आउट टू बी 2। इसीलिए मैंने r बाय n nr यूज करने के लिए बोला है, क्योंकि मैक्सिमम डेटा ना वो हमेशा ऐसा ही होगा आइडेंटिकल का, ठीक है, ताकि इजी कैलकुलेशंस हो जाए। वो तो कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहे हैं ना, इसलिए तो ध्यान रखना 2 ओम ये हो गया। इसके बाद तो आई गेस कोई मुश्किल ही नहीं है, ये 2 और ये 6 दोनों किसके अंदर कनेक्टेड है, सीरीज। भाई यहाँ से सीरीज हो गए, ये 2 और ये 6। अब तो आपको आइडिया लग ही जा रहा होगा, ये सीरीज में है, सीरीज में है तो इफेक्टिवली 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो अगर A और B के बीच में देखते हैं बेटा, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे 8 ओम है और यहाँ बीच में से कितना था 4 ओम। ठीक, अब ये दोनों किसके अंदर आ गए, पैरेलल। पैरेलल में आते बेटा हमें पता है कि हम R इक्विवेलेंट और 2 होते हैं तो हम सीधे सीधे क्या लगाते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो हियर आई कैन राइट 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4। 8 प्लस 4 अपने को पता है कि कितना है, डायरेक्ट ही करें इसको भी, 8 प्लस 4 इज 12, 4 3 सा, आंसर क्या आ गया 8 बाई 3 ओम। इसी को बेटा आप करना एक बार 1/4 प्लस 1/8 इक्वल टू 1/R इक्वलेंट, तो तुमको कैलकुलेशन के टाइम से अंदाजा हो जाएगा कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना हेल्पफुल है। ये छोटी छोटी चीज़ें R बाय N, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, एवरीबडी नोज इट, बट इसको यूज़ करना शुरू कर दोगे ना तो इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम, समझे। तो सीरीज पैरेलल को हल्के में नहीं लेना, ठीक है बेटा, है ना। तो अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलना। हमारे पास बेटा देखो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है आपको,
पर ये क्वेश्चन ना ईजी है, मुश्किल नहीं है और अच्छा भी है। ठीक, देखो क्या दे रखा है आपको, ये पॉइंट्स दे रखे हैं। अब हमें ये क्लिक करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा कि इन दोनों का क्या करें। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बेटा ये अगर पॉइंट ए है तो इन दोनों को भी आप क्या मान सकते हो, ए और ए, क्योंकि ये प्लेन वायर से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही बेटा अगर ये पॉइंट बी है तो इस पॉइंट को भी आप क्या मान सकते हो, बी। बात समझ में आती है? यानी यहां से अगर अपन ध्यान दें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वाला और ये वाला एक दूसरे के साथ किस में है, पैरेलल, क्योंकि ये पॉइंट सेम है और ये दोनों पॉइंट भी इफेक्टिवली एक ही है। बिल्कुल सेम वे बेटा दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों भी किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर। समझ में आती है बात? अगर इन दोनों का पैरेलल निकालते हैं, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर इन दोनों का पैरेलल अपन निकालते हैं कि भाई ठीक है इन दोनों का जरा पैरेलल सॉल्व करते हैं, तो पैरेलल सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, करेक्ट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 8 इंटू 2 अपॉन 8 प्लस 2 इज 10, 2 5 सा, ये निकल के आ गया 8/5। बोले ठीक है सर। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अगर इन दोनों को देखें, इसका और इसका, इन दोनों का पैरेलल अगर अपन सॉल्व करते हैं तो देखो ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4 अपने पास कितना हो जाएगा, 10। तो ये निकल के आ जाएगा 2 5, 6 2 12/5। क्या बात समझ में आती है? तो ये यानी कि इतने पार्ट का तो आ गया 8/5, इतने पार्ट का तो आ गया 12/5। अब ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, भाई इन दोनों का जो रिजल्टेंट एक इधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट एक इधर आएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में आएंगे, सीरीज में। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं इफ यू वांट कि सर्किट कैसा बनेगा, मुश्किल नहीं बनेगा, बहुत आराम से बन जाएगा। देखो मैं बना के दिखाता हूं, ऐसे समझो, ये अपना सर्किट है, समझाता हूं बेटा ना, एक मिनट। देखो कैसे बनेगा, है ना, ध्यान देना मेरी बात पे। सबसे ऊपर अपने पास कितना है बेटा, आई गेस 3 and 6, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। इसके अलावा ये जो 8/5 है, इन दोनों को हटा के आए तो ये आ गया 8/5 और ये वाला जो आया है, ये वाला जो निकल के आया 12/5 आ गया बात समझ में? तो यानी कि इस पार्ट का एक, इसका एक, ये दोनों सीरीज और बाकी तीनों पैरेलल। तो ये इस तरीके से आ गया। अब अगर इन सीरीज में 8 प्लस 12/5 को ऐड करोगे तो 8/5 प्लस 12/5 कितना होगा, 20/5। 20/5 की अगर बात करेंगे तो 20/5 कितना होता है बेटा, 4। तो यानी अगर अपन चाहें तो ये देख सकते हैं, और हमें दिखाई भी दे रहा है कि ये दोनों अब तो सीरीज के अंदर है, सीरीज में है। तो अपन अगर और सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना चाहें तो हम ऐसा कुछ बना सकते हैं बेटा कि एक हमारे पास 3 है, ये 12 और 8 20/5, ये हमारे पास एक 4 है और लास्ट में हमारे पास एक 6 है। इसके बाद बेटा अब ये इफेक्टिवली तीनों किसके अंदर कनेक्ट हो गए, तीनों के तीनों ये हो जाएंगे बेटा पैरेलल। यानी कि अगर मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 1/R इक्विवेलेंट इज 1/3, 1/4 एंड 1/5। अब इसमें बेटा देखो R1 R2 वाला नहीं लग सकता क्योंकि वो केवल 2 के लिए लगता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अपने को 1/something प्लस 1/1/1 भी ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका भी नहीं। सो दिस इज हाउ अ गुड क्वेश्चन कैन बी रिड्यूस टू अ वेरी सिंपल सर्किट। समझ गए? और मैंने कहा ना, एक बार में देखने की कोशिश करोगे तो नहीं दिखाई देगा, स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने पहले ये दो पैरेलल में देखे, दोनों पैरेलल में देखे, बना के देखा, अच्छा ये दोनों सीरीज में, फिर देखा तीनों के तीनों पैरेलल में, तो क्वेश्चन को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। क्लियर? तो अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना। इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन अभी और भी रखे हुए हैं, जैसे कि आई गेस 1 and 2 3, ठीक है, 3 4 5। अभी बेटा 5 एक क्वेश्चन और है जो अपने को करने हैं, लेकिन देखो जब तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, हर पैटर्न का क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तब तक ग्रिप नहीं आएगी। तो एक बार जितने मैं क्लास में लेक्चर्स क्वेश्चन लगवा रहा हूँ ना सीरीज पैरेलल के, एक बार ये लगा लो, फिर शायद मोर और लेस सारे क्वेश्चन मिलते जुलते मिलेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। सो यू जस्ट कॉपी इट प्रॉपरली एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। मैं आगे बढ़ूंगा, आप पॉज करके कॉपी करो अच्छे से। चलो तो शुरू करते हैं फिर बेटा अगला पॉइंट, है ना। तो देखो अगला एग्जाम्पल जो है बेटा, है ना, ये भी मुश्किल नहीं है, देखने में थोड़ा सा टफ लगेगा, डरावना, बट ऐसा दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। और बल्कि इनफैक्ट इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इजीली होते हैं, तो थोड़ा अच्छे समझना, अपन कलर कोड करते हुए चलेंगे ताकि दिक्कत ना आए। शुरू करते हैं बेटा सबसे पहले इन दोनों को, ये दोनों अपने को किस में दिखाई दे रहे बेटा, सीरीज। तो 3 और 3 मिलके कितना हो जाएगा, 6।
फिर ये 6 और ये 6, इन दो पॉइंट्स के बीच में बेटा अपने को किस में दिखाई देंगे? पैरेलल में। तो पैरेलल में 6 और 6 का कितना हो जाएगा? 3, करेक्ट। उसके बाद ध्यान से सुनना, नेक्स्ट उसके बाद ये वाला 3 और ये जो 2 मिलके 6 बने थे भाई, ये पूरा ट्राइंगल मिलके क्या बन गया था? 3 बन गया था ना, क्योंकि देखो 3 और 3 6, 6 और 6 3, फिर ये 3 और 3 सीरीज में कितना? 6, फिर ये 6 और 6 क्या बन जाएगा बेटा? ये पूरा जो आया था ना, इसका निकल के आएगा एक्चुअल में 6। आप चाहो तो आराम से पेपर पे बना के देख लेना। अगर ये 6 आ रहा है और ये 6 आ रहा है तो 6 6 किस में हो गए? पैरेलल। पैरेलल में होते ये दोनों मिलके बेटा फिर से कितने बन जाएंगे? 3। फिर ये 3 और 3 वापस से कितना बनेगा? 6। मैं फिर से कोड कर देता हूँ, कहने का मतलब कुछ इस तरीके से, यानी इसके बाद अगर देखेंगे तो ये वाला जितना पार्ट बन गया बेटा, ये वाला पार्ट अपने को फिर से कितना आएगा? ये अपना पार्ट फिर से बन जाएगा 3 बन चुका होगा, 6 बन चुका होगा। ठीक है, देखो अपन ने निकाला था ना, एक बार और देख लेते, जस्ट 1 सेकंड। हाँ, 3 और 3 6, 6 और 6 3, फिर 3 और 3 6, 6 और 6 3, फिर 3 और 3 6, और 6 और ये वाला 6 मिलकर के कितना बनेगा बेटा? 3, करेक्ट। यहां तक 3 आ गया। यहां तक 3 आने के बाद अब ये 3 और 3 फिर से किस में बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। समझते हो बात को? यानी इफेक्टिवली अगर अपन देखते हैं तो ये टोटल अपने पास जब निकल के आएगा इवेंचुअली, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कलर कोड करके ही बता दे रहा हूँ, मतलब अगर मैं फर्दर देखता हूँ, लेट्स से कौन सा कलर यूज़ करें? येलो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से लेकर के बेटा यहाँ तक का जो आएगा रजिस्टर, ठीक है, ये अपने पास इफेक्टिवली जो आ जाएगा वो 3 ही आ जाएगा। 3 कितना आ जाएगा? 3। ये 3 आ गया। अब ये 3 और ये वाला 3 सीरीज में आके क्या बन जाएगा? 6। और इवेंचुअली हमारे पास जो पॉइंट्स बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, बना के दिखाता हूँ वो भी आपको। ये ऐसा बनेगा कि हमारे पास A है, ऊपर हमारे पास आ चुका है 6। 6 कैसा है? ये 3 और ये 3 सीरीज में है, तो ये 6। इधर अपने पास कितना है? B, और यहाँ पर अपने पास बेटा कितना है? 3, लाइक दिस। अब इसके बाद ये दोनों अपने को दिखाई दे रहे हैं किसमें? पैरेलल। अब अपने पास 2 ही है तो अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3 9, तो ये हो जाएगा 3, ये बन जाएगा बेटा 2 ओम। दिस विल बी दी फाइनल आंसर। समझ गए बात को? तो अगर तुम्हें थोड़ा टफ लगे ना तो तुम क्या करो, पेपर पे बनाते चलो। जैसे पहले ये सर्किट दिया, पेपर पे इन दोनों को हटा के एक पैरेलल बना लो 6 का, वो हो गया। फिर इन दोनों 6 6 को हटा के यहाँ 3 बना लो, फिर वो हो गया। फिर उन 3 3 को हटा के 6 बना लो, फिर हो गया। फिर 6 6 को हटा के 3 बना लो, ठीक। फिर 3 और 3 को बना के 6 बना लो, फिर ये 6 और 6 का 3, फिर 3 और 3 का 6, लास्ट में 6 और 3 पैरेलल, करेक्ट। तो ये कुछ नहीं बेटा, लॉजिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है, बट अच्छे क्वेश्चंस पे काउंट होते हैं, ठीक है। तो एक बार के लिए इसको अच्छे से समझ के ब्रेन में एकदम बढ़िया से सेटल करके, एंड वंस यू आर डन देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। शुरुआत में डायरेक्ट सीरीज पैरेलल थे और मैंने ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं लिए जो डायरेक्ट देखते हो जा रहे हैं। मैं हर डिफरेंट पैटर्न का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कॉम्प्लेक्सिटी में मतलब बढ़ा देता है ना, उस तरीके से, ठीक है। तो चलो अच्छे से समझ के लिख लो पूरा सोल्यूशन एंड देन विल मूव अहेड। मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। आप तभी क्लास को आगे लेके जाना जब भी क्लियर हो जाए अच्छे से, पेपर पे करके देखना अच्छे से, है ना। थोड़ी मेहनत करो। मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये तो आसान है ना, बस मैं एक छोटा सा पॉइंट बताना था, और वो ये बताना चाह रहा था बेटा कि अगर ध्यान से देखोगे तो 20/30 और 10/15 अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा बेटा 2/3 और ये भी आएगा 2/3। ये एक तरीके से क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। ये मैंने आपको कैपेसिटर में बताया था। मैं एक बार और रिकॉल करवा देता हूं कि अगर कभी भी हमारे पास बेटा कोई भी ऐसे 5 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन आ जाए, कितने एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन आ जाए? 5 एलिमेंट्स का। 5 एलिमेंट्स का बेटा ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर ना तो कोई 2 सीरीज में हो और ना कोई 2 पैरेलल में हो, तो उसको फिर अपन क्या कह देते हैं बेटा? उसको अपन कह देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसको अपन किरचॉफ में आगे डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए मैं हल्का आइडिया दे रहा हूं। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये बीच में कितना है? R5।
तो यहां पर ये तो समझ में आ रहा है कि कोई भी दो सीरीज पैरेलल में नहीं है, कोई भी दो। हो सकता है आपको लगे बट है नहीं। आपको हो सकता है लगे R1 R2 सीरीज, लेकिन देखो बीच में वायर जा रही है। हो सकता है आपको लगे R1 R3 पैरेलल में, लेकिन बीच में R5 कनेक्टेड है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट है जिसके अंदर 5 का बना हुआ है। ना तो कोई दो सीरीज में हो सकते हैं, ना तो दो कोई पैरेलल में हो सकते हैं। इसी तरह के को बेटा कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, इट्स अ स्पेसिफिक नेम ऑफ दिस। अब इस व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर बेटा एक स्पेशल चीज और है। इसमें एक खासियत है कि अगर इफ R1 बाय R2 इज R3 बाय R4, अगर ऐसा है कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सो इन दैट केस अगर यहां पर आप करंट की बात करोगे तो जो I दिखाई देगा बेटा, ऐसे केस में I विल बी जीरो। I विल बी जीरो। और अगर I जीरो होगा मतलब जो R5 है दैट विल बी ऑफ नो यूज, उसे आप हटा सकते हो। समझते हो बात को? यानी कुल मिला के ये समझ में आ गया कि ये तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, जिसमें ना दो कोई सीरीज में ना दो कोई पैरेलल में। उसमें भी एक कंडीशन आ गई कि अगर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ गया तो दैट मींस बीच वाला जो रेजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, दिस रेजिस्टर कैन बी रिमूव्ड। ये रिमूव किया जा सकता है। बात समझ में आती है? ये रिमूव किया जा सकता है। इस कंडीशन को बेटा बोला जाता है, ये जो कंडीशन है ना इफ वाली, ये जो कंडीशन है इसे बोला जाता है बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड, तो यानी जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है बेटा, इन दैट पर्टिकुलर केस ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे केस, बैलेंस केस में। बात समझ में आ गई? यानी व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आया, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स सच दैट नो टू आर इन सीरीज और पैरेलल। इफ दैट इज इन बैलेंस स्टेट, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो आप बीच वाले में कोई करंट फ्लो नहीं करवाओगे और आप चाहो तो R5 को डायरेक्टली हटा सकते हो। यानी यहां ध्यान से देखते हैं तो बेटा दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और ऐसा देखने पे समझ में आता है कि ये जो 20 है ये हट जाएगा। जैसे ये हटा, अब तो क्वेश्चन ही आसान हो गया। ये और ये सीरीज में बच गए, ये और ये सीरीज में बच गए, और फिर तीनों रोज किस में आ गई? पैरेलल के अंदर आ गई। मतलब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके सर्किट बनाना चाहूं तो बेटा मैं बहुत बेसिक तरीके से बना सकता हूं कि भाई ठीक है, ये 20 और 10 मिलके तो हो गया 30। इसके बाद ये वाला जो है ये 30 और 15 मिलके हो गया 45, और जो लास्ट वाला है, ठीक, ये बेटा अपने पास कितना था? 42। समझ में आती है बात? एक बार ये हो गया, अब ये तीनों रोज किस में आ गए बेटा? पैरेलल। पैरेलल आते ही तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ही, अपन सीधे सीधे लिख सकते हैं भाई 1 बाय R इक्वलेंट इज 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 45 प्लस 1 बाय 42। अब इसकी कैलकुलेशन जैसी भी आएगी वो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, या इसके बेसिस पे अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिस पे कई क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब मैंने बढ़िया सवाल ले लिया है, वरना अगर आप देखोगे ना जो PYQs में आए हुए हैं तो सिंपल क्वेश्चन आए हुए, देखते ही समझ में आता है अच्छा ये तो क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है। और सेम अपन कैपेसिटर में भी देख चुके हैं, तो इन पे ध्यान देते हुए ही चलना है। अभी भी बेटा 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं इसके अंदर, बस उतना और कवर करा देना, फिर आपका सीरीज पैरेलल का कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। अच्छे लेवल का तो नहीं अटकेगा, ठीक है, बेसिक लेवल का आई एम श्योर आप कर लोगे, राइट। सो एक बारी के लिए बेटा इसको अच्छे से समझ के पूरा कॉपी कर लो, एंड वंस इट इज डन देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। ऑल राइट, ये क्वेश्चन बेटा बेसिकली सिमेट्री पे बेस्ड है ना। ये क्वेश्चन बेस्ड है सिमेट्री पे, कि सिमेट्री को कैसे हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो मैं समझाता हूं। देखो, आप तो इतना समझो कि ये एक जैसा दिखाई दे रहा है। इधर से शुरू करोगे करंट इधर से जाएगा, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो जब इधर से करंट जाएगा तो यहां पहुंचेगा, इधर से जाएगा तो यहां पहुंचेगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप इधर से स्टार्ट करा रहे हो इधर से, क्योंकि दोनों तरफ से सर्किट एक जैसा दिखाई दे रहा है। इसको पलट के ऐसे बना दोगे ना तो भी सेम ही है, समझ गए? तो सिमेट्रिकल सिस्टम है। ऐसे केस में आपको क्या देखना पड़ेगा बेटा, कि अगर मान लो यहां से करंट गया I1,
कलर अपन दूसरा चूज करते हैं, है ना, ध्यान से समझना। अपन मान लो यहाँ से करंट अपन ने चूज किया I1 और यहाँ पे करंट चूज किया कितना I2। तो बेटा अगर मैं इसको उल्टा करके यहाँ से भी शुरू करता तो मुझे यहाँ भी करंट कितना दिखाई देता I1 और यहाँ से कितना करता I2। आप तो ऐसे समझो कि करंट दो में स्प्लिट हुआ और जितना करंट यहाँ से जा रहा है वो सिमेट्रिकली यहाँ पहुँचना ही पहुँचना चाहिए, करेक्ट। तो ये वाला ब्रांच का करंट पूरा पूरा इधर जा रहा है और ये वाली ब्रांच का करंट इधर जा रहा है। तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस के अंदर बेटा हम ये कह सकते हैं कि जो करंट है, जो करंट दे रखा है बेटा, वो ये यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, यानी यहाँ के और यहाँ के बीच में जो कनेक्शन है आप इसको हटा सकते हो सीधे सीधे। समझते हो बात को भाई? पूरा करंट जो यहाँ से 10 एम्पियर गया और यहाँ भी 10 एम्पियर आया तो बीच में तो कहीं नहीं जाएगा। बीच में अगर करंट कहीं भी नहीं जाएगा तो यहाँ कनेक्शन को आप ब्रेक कर दो। ब्रेक करते ही देखो काम कितना आसान हो जाता है। ब्रेक करते ही काम ऐसे आसान हो जाता है बेटा कि अब ये दोनों रेजिस्टर्स किस में आ गए, सीरीज, फिर इसके साथ किस में आ जाएंगे, पैरेलल, फिर ये तीनों ब्रांचेस किस में आएंगी, सीरीज, ये दोनों डायरेक्टली किस में, सीरीज, फिर पैरेलल, इस तरीके से। ठीक है, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मतलब ये बनेगा बेटा, मैं तुमको थोड़ा सिंपल सर्किट बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा। ये कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले एक रो तो ये नीचे की बन गई, है ना, एक एक करके बनाते हुए ही चलते हैं। इसके अंदर ये R और ये R सीरीज में थे तो इन दोनों को हटा के कितना बना देंगे, 2R। किन दोनों को बेटा, इसको और इसको, ये सीरीज में आ गए। इसके बाद चलते हैं ऊपर, ये एक वायर आ गई, ये एक वायर आ गई, ये है, ठीक, ये वायर आ गई, ये यहाँ तक ऐसे है। ठीक है, मैं समझाता हूँ, देखो बना के समझाता हूँ। कहने का मतलब ये वाला ये हो गया R, ये दोनों जो थे मैंने यहाँ बना दिए R, ये वाला जो था वो यहाँ बना दिया R, मतलब मैंने इस ट्रायंगल को ऊपर बना दिया थोड़ा सा ओपन करके। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास कितना था, R। ठीक है, तो सेम ये वाला जो सर्किट था इसी को अपन ऐसा उठा के देख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर फर्दर देखते हैं बेटा, अगर, है ना, ध्यान देना। तो अब मुझे समझ में आ रहा है ये दोनों सीरीज में, ये और ये, फिर उसके साथ पैरेलल, फिर तीनों सीरीज। तो R और R कितना हो जाएगा, 2R, और 2R R के साथ जब पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूँ 2R इंटू R डिवाइडेड बाय 3R, यानी R और R मिलकर 2R। फिर ये 2R और R पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, वही यूज किया हमने। तो देखो 2R इंटू R अपॉन R प्लस R, ये बन जाएगा बेटा 2R बाई 3। अब फाइनली 2R बाई 3, ये R और ये R तीनों किसके अंदर है, सीरीज में। तो इफेक्टिवली जो सर्किट बनना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए बेटा, ये 2R और ये होना चाहिए 2R, R प्लस R 2R प्लस 2R बाई 3, यानी ये 6 to 8R बाई 3। अब लास्ट में बेटा 8R बाई 3 और 2R अपने को पैरेलल में दिखाई दे ही रहे हैं, तो यहाँ पर अपन R इक्वलेंट सीधे सीधे लिख सकते हैं 8R बाई 3 इंटू 2R डिवाइडेड बाय 8R बाई 3 प्लस 2R। अब बेटा इसको आप सॉल्व कर लेना लास्ट में, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस सर्किट कैन बी क्रैक्ड। सीखने वाली बात बस ये थी बेटा कि अगर कभी सिमेट्रिक सिस्टम हो तो करंट अगर एक तरफ से जा रहा है और दूसरे पे उतना ही करंट पहुंच रहा है तो बीच वाले कनेक्शन को ब्रेक कर सकते हो। ऐसा करने से सीरीज पैरेलल देखना काफ़ी आसान हो जाएगा, राइट। सो एक बार ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लो। 2-3 सवाल और है, फिर क्लास लैप अप करेंगे। आज की क्लास थोड़ी लेंदी जाएगी क्योंकि वो सारे कनेक्टेड हैं, अगर बीच में नहीं छोड़ सकते कहने का मतलब, ठीक है। तो एक बार अच्छे से समझते हुए कॉपी कर लो एंड वंस यू आर डन देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है बेटा। चलो बढ़ता हूँ, है ना। ऑल राइट, अब देखो ये क्वेश्चन भी बेटा अच्छा है, मतलब हो सकता है तुम्हें देख के भी समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है और इसको हैंडल करना थोड़ा सा तो टेढ़ा काम है, पर इसका जैसे ही सर्किट सिंप्लीफाई करूँगा तो ईजी लगने लगेगा। आप बस इतना समझो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक केस समझाया था आपको कि ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, करेक्ट। इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो अगर ऐसा है, ऐसे ही अगर देखेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, सेम। तो तुम ध्यान से अगर देखो तो बेटा ये और ये पॉइंट सेम है, ये वायर ऊपर से जा रही है तो ये दोनों तो ऑफकोर्स मुझे किस में दिखाई दे रहे हैं, सीरीज, करेक्ट। और सीरीज के साथ साथ ये इन दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, करेक्ट। तो अपन कह सकते हैं कि अच्छा इन दोनों के बीच, और ये वाली जो नीचे से वायर जा रही है, ये नीचे वाली,
ये इन दोनों के बीच में कनेक्टेड है, ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट तो क्या हो गए, सेम हो गए। तो कहने का मतलब होगा कि ये वाली रो और ये वाली रो बेटा आपस में क्या है, पैरेलल। फिर ये जो 2r है ये भी इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, और ये जो 2r है ये भी इन्हीं दोनों के बीच में कनेक्टेड है। तो सारी की सारी कहानी जो चल रही है बेटा, वो सारी की सारी कहानी ऐसे चल रही है कि सुनना ध्यान से, ये तीनों एक पॉइंट है, ये तीनों एक पॉइंट है, ये जो 2r है ये इन दोनों के बीच में कनेक्टेड है, ये जो 2r है ये भी कनेक्टेड है, ये जो ऊपर से होते हुए जा रही है ये कनेक्टेड इन दोनों के बीच में, बट ये और ये सेम है इसलिए ये भी इन दोनों के बीच में मानी जा सकती है। ऐसे ये वाली रो जो है ये इन दोनों के बीच में पर मानी जा सकती है इन दोनों के बीच में। इसलिए इफेक्टिवली अगर मैं इसका सर्किट रीड्रॉ करता हूं, है ना, अगर इसका सर्किट रीड्रॉ करता हूं तो देखो ये सर्किट कैसे बनेगा, अच्छे से समझना, फिर उसके बाद तुम्हें आसान से दिखने लग जाएगा। ये सर्किट बेटा ऐसा कुछ बनेगा। इसमें जब मैं रेजिस्टर्स की बात करूंगा तो सबसे ऊपर मुझे दिखाई देगा 2r, सबसे नीचे मुझे दिखाई देगा 2r, ये दोनों वाले हैं, ठीक। फिर इन दोनों को अगर देखूं तो r और r मिलके ये दोनों भी किस में बन जाएंगे, 2r। भाई ये वाला और ये जो ऊपर से जा रहा है ये वाला, ये सीरीज में कनेक्टेड थे तो 2r, और जो ये नीचे से जा रहे हैं उसको भी कितना, 2r। अब अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा ये चारों के चारों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल, और पैरेलल में अपने को पता है आइडेंटिकल है तो r/n लगा सकते हैं, तो r की जगह 2r और n की जगह कितना, 4, इवेंचुअली विल गेट r/2 एज दी आंसर। बेटा यही अपना आंसर निकल के आएगा। समझ में आती है बात। तो जो सर्किट्स बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स दिखे, है ना, वो उतने कॉम्प्लेक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट यस ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप थोड़े टफ लेवल के सर्किट्स को हैंडल करना चाहते हो कि नहीं कर चाहते। पिछले 2-3 साल से तो देखो क्वेश्चन टफ नहीं आ रहे, उससे पहले आया करते थे, राइट। तो इट्स टोटली योर कॉल, मैंने तो पढ़ा दिया, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, आपका चॉइस, राइट। तो एक बार के लिए इसको अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, एंड देन विल मूव ऑन टू द, बस लास्ट एक आध सवाल और है, देन विल बी डन, राइट। अच्छे से कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। बस ये लास्ट ही हो गया एक तरीके से अपना, दिस इज इनफाइनाइट लैडर, है ना। ये हमने कैपेसिटर में भी किया था, 10 सेकंड का सवाल है, 10 तो नहीं बोलूँगा, 30-40 सेकंड का सवाल है और मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। देखो अपने को यहाँ पे दिख रहा है आर आर आर, फिर से आर आर आर, ठीक है। इस तरीके से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ऐसे केसेस को हैंडल करने का बिल्कुल आसान तरीका है कि मैं क्या लिख दूँ, इन्फिनिटी को लिख दूँ इन्फिनिटी -1 + 1, करेक्ट। मतलब मैं यहाँ लिख दूँ कि मेरे पास एक आर है, मेरे पास एक और आर है, और मेरे पास एक और आर है। इसके अलावा जो बच गया ना, वो पूरा का पूरा मेरे पास इन्फिनिटी -1 बच गया। अब ऐसे समझो बेटा कि अगर एक यूनिट कम कर भी थी, है ना, तो जो बच गया इन्फिनिटी -1, उसका रेजिस्टेंस और इन्फिनिटी का रेजिस्टेंस तो सेम ही आएगा, बिकॉज इन्फिनिटी -1 = इन्फिनिटी ओनली। तो मैंने मान लिया कि इन्फिनिटी वाले का, यानी इस पूरे का मैं रेजिस्टेंस कितना मान लेता हूं, x। तो मैं कह रहा हूं एक यूनिट के बाद जो बच जाएगा, भाई इस तीनों को छुपा दो, अब जो इन्फिनिटी -1 बच गया उसका भी तो x ही हुआ। इसलिए इतने पार्ट का, मैं अच्छे से हाईलाइट करके बताता हूं, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस भी मैंने कितना मान लिया बेटा, x, और इस पूरी लैडर का भी कितना मान लिया, x। मतलब ये मान के चल रहा हूं कि इन्फिनिटी -1 या इन्फिनिटी दोनों का ही क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। देखो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप छोड़ सकते हो, है ना, बट कोशिश करो कि समझ ही लो, ज़्यादा बेटर है, राइट। ऐसा करने के बाद देखो ये आर आर आर, इस पूरे को x मान लिया, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो आता है वो हमें पता ही है कि वो कितना आता है, x, ठीक है। अब यहां पर बेटा मैं क्या कर सकता हूं, सीधे सीधे एक्सप्रेशंस लगा सकता हूं, राइट। एक्सप्रेशन ये लगा सकता हूं कि ये r और x किसके अंदर है, पैरेलल, फिर इन दोनों के साथ सीरीज। तो अगर मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं x = r + r इज 2r प्लस r एंड x को पैरेलल में है तो r × x अपॉन r + x। बेटा ऑफ कोर्स इट विल बी ए क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, और सॉल्व करके तब जाके अपने को एक्सप्रेशन मिलेगा x का। अंडरस्टूड, देयर इज नो अदर वे, ये करना ही पड़ेगा। और आई गेस इट टोटली योर कॉल, बट मुझे तो लगता है जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो पूरे तक ही करना चाहिए, कोई भी क्यों छोड़े, एक भी क्यों छोड़े, ठीक है। सो विद दिस आई रैप अप कॉम्बिनेशन, सीरीज, पैरेलल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। और इसके अलावा बेटा देखो अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं।
स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक करंट से, फिर पूरे ओम्स लॉ तक पढ़ा, फिर रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस देखा लेंथ, एरिया, टेम्परेचर वगैरह पे, और उसके बाद अब सीरीज पैरेलल देख लिया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है वो देख लिया। अब इसके बाद जो अगला क्लास होगा ना बेटा, अब वो अपना मतलब मेजर पार्ट चलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, दैट विल बी सर्किट एनालिसिस। करेक्ट, उसको अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। तब तक आप तीनों लेक्चर को एज अ होल एक बार रिवाइज करके इसके क्वेश्चंस लगा के अपने टीचर से क्लियर कर लो, राइट, सो दैट वी कैन मूव अहेड फ्रेश, एकदम बढ़िया से, राइट। तो एक बार इसको अच्छे से कॉपी करो पॉज करके, एंड उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। टेक केयर, बाय बाय।